नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। फिलहाल लेकर हाजिर हूं आपके सामने एक ऐसा विश्लेषण जिसे खबरों के साथ-साथ जानना बहुत जरूरी है। खबर सिर्फ इतनी है कि आज ट्रंप इजराइल में हैं। इजराइल से जब आप ये सेशन सुनकर के फिनिश होंगे तब तक वो इजिप्ट पहुंच चुके होंगे। होपफुली अगर आप ये कल तक सुन रहे होंगे तो वो वापस अमेरिका भी लौट गए होंगे। ट्रंप का लगभग 24 घंटे का एक कार्यक्रम जिसमें वो अमेरिका से निकलकर इजराइल आते हैं, इजरायली संसद को संबोधित करते हैं, फिर यहां से निकल करके इजिप्ट जाते हैं यानी मिस्र में जाते हैं, वहां दुनिया के लगभग 20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मिलते हैं। अब वो वहां पर बातचीत कर रहे हैं एक बढ़िया गाजा को लेकर प्लान की और फाइनली वो वापस लौट जाएंगे। ये घटना एक राष्ट्राध्यक्ष की यात्रा से जुड़ी हुई घटना लगती है, लेकिन आज का विश्लेषण दो बातों के इर्द गिर्द चलने वाला है कि ट्रंप के इस 24 घंटे की यात्रा ने कितना कुछ बदल दिया, उसकी चर्चा। नंबर दूसरी चर्चा इस बात की कि इजराइल के जो बंधक हमास ने बनाकर रखे थे, जिनकी संख्या 48 थी, उन 48 बंधकों में से आज 24 रिहा हुए हैं। इतना प्रयास और उसके बावजूद आधे ही रिहा, ये अपने आप में फिर एक सवाल खड़ा करता है कि ये जो इतना बड़ा डेकोरम सजाया गया था ट्रंप के लिए, क्या वो वाकई में कारगर सिद्ध हुआ या फिर हमास कामयाब हो गया? आज के सेशन में हम इन सारी खबरों का विश्लेषण करने जा रहे हैं, जिसमें क्या वाकई में ट्रंप के लिए जो इजराइल की संसद जिसे नेसेट कहते हैं, वहां पर उठी मांग कि ट्रंप को मिलना चाहिए नोबेल पुरस्कार, क्या वो वाकई में पूरी हो सकती है? ऐसे समय पर जब दिखावा ज्यादा और सच्चाई कम हो, ऐसे समय पर जब हमास ने फिर से एक बार इजराइल को और अमेरिकी प्रयासों को बौना दिखा दिया हो, एक ऐसे समय पर जब हमास के ऊपर दुनिया के सभी देशों का प्रेशर हो, उसके बावजूद भी 48 बोल करके 24 बंधकों को रिहा करके क्या दिखाना चाहता है हमास? क्या हमास जीत गया है इस पूरी कहानी को? सारी बातें आज के विश्लेषण में, क्योंकि अल्टीमेटली ये जंग रुकवाने का जो दिमाग में सुरूर लेकर दौड़ रहे ट्रंप हैं, हालांकि इस बार वो नोबेल पीस पुरस्कार नहीं पाए, लेकिन क्या वाकई में वो नोबेल पीस के हकदार हैं? मैं इस बात को इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अल्टीमेटली जिस काम को वो करवाने में फिलहाल कामयाब हुए, जिसके लिए इजराइल में मांग उठी कि दुनिया को बहुत सारे ट्रंप चाहिए, इजराइल में आप पहुंचते हैं और इजराइल के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आपका वेलकम करने पहुंचते हैं। इजराइल के अंदर बात उठती है कि ट्रंप जैसा कोई नहीं। इस बारे में मैंने आपको हमारे एक अन्य और प्लेटफॉर्म अपनी पाठशाला पर कल ही बता दिया था कि ट्रंप मिडिल ईस्ट की यात्रा पर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी को में इजिप्ट बुलाया गया है कि आप आइए, हम एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम करने जा रहे हैं। हालांकि भारत की तरफ से भारत ने अपने विदेश राज्य मंत्री को वहां पर भेज दिया है, वो बात अलग है, लेकिन फिर भी ट्रंप का इजराइल दौरा अपने आप में एक बड़ी बात। हमास द्वारा बंधकों को रिहा करना एक और बड़ी बात। हमास जिन बंधकों को लेकर बैठा था, इजराइल में जिन बंधकों की रिहाई के लिए आए दिन प्रोटेस्ट हो रहे थे, क्या वो प्रोटेस्ट आज केवल एक इवेंट की बलि चढ़ गए? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सारे अभी भी रिहा नहीं हुए। ऐसे में क्या गाजा के अंदर वाकई में शांति आ जाएगी? क्या ट्रंप के द्वारा किया गया ये पंप एंड शो किसी काम आएगा? या ट्रंप के सम्मान में लिखा गया थैंक यू ट्रंप का कोई वैल्यू रह जाएगा? बहुत सारी बातें हैं साथियों। आज की हेडलाइंस भले ही कितनी हो कि इजराइल का हॉस्टेज रिलीज हो चुका है, ऑल लिविंग कैप्टिव्स जितने भी जिंदा बंधक थे वो रिहा हो चुके हैं, लेकिन सभी बंधक रिहा नहीं हुए हैं। मैं फिर से याद दिला दूं, 48 बंधक थे, 48 में से 20 जिंदा थे, वो आज वापस आ गए और चार मृतकों के शव लौटा दिए। बाकी जो बचे हुए 24 के शव हैं, उनके बारे में कुछ नहीं जानकारी दी गई। ये वही हमास है जिसने इतने लंबे समय से सारे बात सबको रिहा करने की बात कही थी, लास्ट मोमेंट पर उन परिजनों को धता बता दिया जो अपने मृतकों के शवों को ले जाकर अपनी अंतिम याद के रूप में अपने ही कब्र में दफनाना चाहते थे। साथियों, ये सारी बातें आज के सेशन में जिक्र के अंदर होंगी। तस्वीरें बताती हैं कि फिलहाल इजराइल में जश्न का माहौल है उन लोगों के घरों में जिनके यहां जीवित लोग जो बंधक थे हमास के पास, वो लौटकर वापस आए हैं। तस्वीरें अपने आप में काफ़ी सारी हैं, बहुत सारी तस्वीरों का आज विश्लेषण भी होगा, सारे घटनाक्रम का विश्लेषण होगा और इसी पर आपको सही मायने में समझ में आएगा कि ये कहीं छलावा तो नहीं हो गया है। क्या ये इज़राइल के साथ या ट्रंप ने दुनिया के साथ, मतलब कौन क्या पार्टी है, सबका एंगल थोड़ा-थोड़ा सा तलाशने का प्रयास करेंगे। जल्दी से आगे बढ़ते हुए, दिवाली का स्पेशल ऑफर चालू हो चुका है अपनी पाठशाला और बातें बाजार की एप्लीकेशन पर। अपनी पाठशाला में फिलहाल कोर्सेज़ के साथ हमारी बुक्स वापस से फ्री कर दी गई हैं, जिन्हें एक्सेस करना है कर लीजिएगा। साथ ही साथ में
बातें बाजार की एप्लीकेशन पर स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड के जो कोर्सेज हैं, उनके प्राइसेस को स्लैश कर दिया गया है, कम कर दिया गया है, आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। आइए साथियों बढ़ते हैं। खबर किर्फ सिर्फ इतनी कि 20 इजरायली बंधकों को आज रिहा कर दिया गया। इस खबर की बड़े होने की बात को इस तरह से समझने का प्रयास कीजिएगा कि इजराइल ने इन बंधकों को छुड़ाने के लिए खूब गोले गाजा पट्टी पर गिराए थे, लेकिन वो छुड़ा नहीं पाया। तो फिर कैसा हुआ? ट्रंप ने इंटरफेयर किया। ट्रंप ने इंटरफेयर कैसे किया? इसकी अपनी एक कहानी है, वो मैं आपको थोड़ा-सा आगे चल के फिर से याद दिलाऊँगा, लेकिन फिलहाल के लिए खबर पर बने रहते हैं। 20 इजरायली बंधक रिहा हुए, पहले 7 को रिहा किया गया, फिर 13 को रिहा किया गया, कुल 20 का बैच था और 4 इजरायली शवों को दिया गया। और ये 4 इजरायली शव सौंप करके बदले में इन्होंने उधर से 250 फिलिस्तीनियों को, कैदियों को वहां से वापस मंगा लिया। यानी इजराइल ने 250 को छोड़ा तो इधर से 24 छोड़े गए। इस प्रकार से हुआ। 4 ही शव लौटे, बाकी 24 के शव नहीं लौटे। ये सारी बातें तब हो रही थी जब प्रेसिडेंट ट्रंप अमेरिका से रवाना हो रहे थे। मतलब ये पूरी कहानी जो रची गई थी, इसके पीछे को मैं हल्के से ब्रीफ कर देता हूं ताकि आप रिलेट कर पाएंगे सारी चीजों को। याद करिए उस दिन को जिस कहानी को मैं अक्सर ये कहता हूं कि ये ट्रंप के द्वारा रचित कहानी थी, मिलकर के नेतन्याहू के द्वारा, कि कैसे रिहा किया कराया जाए अपने बंधकों को। तो कहानी कुछ इस तरह से थी कि नेतन्याहू के ट्रंप के कहने पर नेतन्याहू ने कतर में हमास के ठिकाने पर हमला किया, या कहिए तो हमास के लीडरों को निशाना बनाया। कतर इस बात पर खफा हुआ, कतर खफा हुआ तो इस बात पर वो अमेरिका के खिलाफ होने के लिए कि आपने मेरी सुरक्षा नहीं करी, इजराइल ने आपके कहने पर मुझे मार दिया, हमारे यहां गोला मार दिया, हमारी संप्रभुता का उल्लंघन कर दिया, आपका सेंटकॉम का मुख्यालय है हमारे यहां पर, फिर भी इसने हमको गोला मार दिया, आपके होते हुए कोई हमें कैसे गोला मार सकता है? कतर खूब बौखलाया। कतर ही एकमात्र ऐसा मिडिल ईस्ट में देश था जिसकी ईरान से भी उतनी ही अच्छी बनती है जितनी सऊदी से बनती है। एकमात्र ऐसा मध्यस्थ कंट्री जिसकी अफगानिस्तान से भी बनती है, तो पाकिस्तान से भी बनती है, तो इराक से भी बनती है। असल मायने में कतर एक आर्बिट्रेटर देश के रूप में मतलब करता है, पंच की तरह रहता है वो मिडिल ईस्ट के अंदर। उसकी सबसे अच्छी बनती है, वो दुनिया में जाना ही इसलिए जाता है कि भाई किसी के बीच में कितने भी बवाल हो, कतर है ना, यहां आओ और बातचीत करो। सोचो अमेरिका ने तालिबान से भी जब समझौता किया था ना, तो वो कतर के दोहा में ही किया था। आप ये सोचिए कि हमास और इसराइल के बीच भी जितनी समझौता वार्ता हो रही थी, वो भी कतर में ही हो रही थी। लेकिन हुआ ये कि कतर के इसी रूप को इन लोगों ने एक अलग तरीके से डिकोड किया। बोले इसके यहाँ गोला मारो, गोला मारोगे तो कतर नाराज हो जाएगा कि यार आपके कहने पे तो मैं ये सारा काम कर रहा था, आपने हमें ही पीट दिया। कतर इस बात से बौखलाएगा और सबको साथ बुला लाएगा, और हुआ भी यही। कतर ने मुस्लिमों में बटे हुए दो धड़े, शिया और सुन्नी, सबको एक साथ टेबल पर बुला लिया। ईरान को बुला लिया, इधर की तरफ से सऊदी को बुला लिया। ये दो ही लीडर्स हैं शिया और सुन्नियों के। बाकी पाकिस्तान, तुर्की जैसे लोग तो कहीं पर भी पहुंच जाते हैं। फिर इनको भी बुला लिया गया, ये सब आ गए। इंडोनेशिया वगैरह जितने भी मुस्लिम पॉपुलेटेड कंट्री हैं वो सब पहुंचते हैं। ओआईसी के यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन के, जीसीसी के मेंबर्स कतर में एकत्रित होते हैं। रातों रात कतर इनको बुलाता है, एकत्रित करता है और कहता है कि इसका तो पुरजोर विरोध करना चाहिए। सब लोग मिलकर कहते हैं कि हम नाटो जैसी सेना बना लेते हैं, इजराइल को हम मार देंगे, हम ये कर देंगे। सब कुछ वैसे ही हो रहा था जैसा ट्रंप और नेतन्याहू ने चाहा था। ये सब इकट्ठे होते हैं और प्लान करते हैं कि इस बात के लिए हमें ट्रंप से मिलना होगा, हमें बताना होगा कि आपके कहे पर ही तो कहीं नेतन्याहू ने ऐसा नहीं कर दिया, आप इसे रोक क्यों नहीं रहे हैं, ये हमें घुस के मार रहा है। नेतन्याहू उस समय धमकाए पड़े थे सब लोगों को, कह रहे थे बार बार कि हमास जहां भी होगा हम उसे घुसकर मारेंगे, फिर चाहे कतर हो या फिर दुनिया का कोई भी देश। नेतन्याहू एकदम हीटेड बयान दिए जा रहे थे और इधर से ये लोग एकदम गुस्सा होकर सब एकत्रित हो रहे थे। यानी कि ये पूरी तरह से वैसे ही चल रहा था जिस तरह से पटकथा ट्रंप और नेतन्याहू ने सोची थी कि तुम पीटोगे और ये रोते हुए मेरे पास आएंगे। ये सब लोग इकट्ठे होते हैं, पहुंचते हैं अमेरिका। यूएनजीए की बैठक के बहाने ये सब लोग ट्रंप से मिलने पहुंचते हैं और पहुंच करके उनसे कहते हैं कि साहब इजराइल को रोको, वो हमारे देशों के अंदर हमले कर रहा है, हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है तो क्या हुआ, आप तो हो हमारे पास, हमें आप तो बचाओ। ट्रंप ने कहा मैं देखो केवल तभी बचा सकता हूं क्योंकि नेतन्याहू इस समय फ्रस्ट्रेटेड हैं अपने बंधकों को लेकर के, जो कि इस समय हमास के पास गाजा में है। अगर आप लोग उनकी रिहाई को लेकर कुछ कर सकते हो तो मैं फिर नेतन्याहू को रोक सकता हूं। ये तो बिल्कुल वैसे ही बात हो गई जो नेतन्याहू चाहते थे। एक बम ने इन सबको एकत्रित किया, दोनों धड़े जो विपक्षी धड़े थे वो एक साथ मिले, कटर के साथ आए और पहुंचते अमेरिका के पास जाकर कहते हैं कि हम सब चाहते हैं कि आप इजराइल को रोको। बोले इजराइल को मैं तभी रोक सकता हूं जब तुम हमास पर प्रेशर डालो कि वो उसके बंधकों को छोड़े, क्योंकि नेतन्याहू पर उसके देश में प्रेशर बन रहा है कि वो अपने बंधकों को अभी तक क्यों नहीं छुड़वा पाया, इतना पैसा खर्च कर दिया। बोले ठीक है साहब, हम प्रेशर बनाएंगे लेकिन आप कुछ करिए। ट्रंप ने एक 20 सूत्रीय मांग निकालकर दे दी। उसमें विटकॉफ को हेड बनाया गया और इवांका ट्रंप के पति को सहयोगी बनाया गया। ये दोनों, मैं बार-बार इवांका ट्रंप बोलूंगा, उसके पति का नाम जेरेड का नाम नहीं लूंगा, केवल इवांका ट्रंप याद रखिएगा, क्योंकि अपनी बेटी का करियर चमकाने के लिए ट्रंप ये सारी मेहनत कर रहे हैं।
अब इधर इवांका ट्रंप के पति जो हैं जेरेड, वो इसके साथ मिलकर के, विटकॉफ के साथ मिलकर के इन देशों के साथ बातचीत करते हैं और कहते हैं देखो तुम लोगों को बीच बचाव में जो भी चाहिए बता दो फटाफट, ये सारी बातें तुरंत होनी चाहिए और तुरंत काम होता है। 20 सूत्रीय मांग लिखी जाती है और कहा जाता है कि गाजा को पीस प्लान दिया जाएगा और गाजा को इन्हीं मुस्लिम देशों से ले लिया जाता है। असल मायने में ये सारे देश एक तरीके से ट्रंप के सामने गाजा को परोस के चले आते हैं। कहते हैं कि सर, ये लीजिए गाजा, यहां पर आप डेवलपमेंट कराइए, हम सब मिलकर के आपकी मदद करेंगे। फिलहाल के लिए हम आपके हॉस्टेज छुड़वा देते हैं। आप गाजा में ह्यूमैनिटेरियन एड भिजवा दीजिए और हमास की जो मांगे हैं उन्हें पूरी कर लीजिए। ये बात होती है तुरंत तैयार और इस बात के तैयार होते ही ट्रंप का पहला दांव कारगर हो जाता है हॉस्टेज छुड़वाने का। और ये पूरा प्लान नेतन्याहू ने ट्रंप को कान में फुसियाया था कि सर अब ये तरीका करना पड़ेगा, ये दोनों लोग मिलकर के ये काम करते हैं। लेकिन जैसे ही ये बात होती है तो खुशी इस बात पर इजराइल में मनती है कि 48 की 48 बंधक छूट जाएंगे। 48 बंधक ही इस समय पर थे। लगभग 251 के आसपास लोग जो हैं, वो इज़राइल से गाज़ा ले जाए गए थे हमास के द्वारा। उनमें से 48 अभी भी थे। कई सारे और शांति प्रयासों में वो सब निकल कर आए थे। वो शांति प्रयास भी कतर जैसे देश, इजिप्ट जैसे देशों की वजह से हुए थे। लेकिन ट्रंप इस पूरे क्रेडिट को इस तरह खाना चाहते थे कि देखो मैंने आखिरी 48 छुड़वा करके ये सारी बात कर दी। इस पूरी कहानी में हमास फिर एक चाल चल गया। चाल आज के दिन चली। 48 बंधकों की रिहाई का पूरी दुनिया में माहौल था, लेकिन छोड़े उसने केवल 24। बाकी मृतकों के शव पर चुप्पी काट गया, कुछ भी नहीं बोला। रिहाई के इंतजार में ही परिवारजन बैठे रह गए। लेकिन इतना जबरदस्त पीआर चल रहा था ट्रंप का कि उस पूरे की पूरे मतलब उनकी जो इमेज मेकिंग की कहानी थी, उस पूरी कहानी में ये छुप ही गया कि बाकी 24 की डेड बॉडी नहीं आई। वो कहानी ही गायब हो गई। आप इस तरह देखिए कि ट्रंप वहां से निकलते हैं, पूरी तरह माहौल बनाते हैं कि देखो मैं जा रहा हूं और मैं जाऊंगा, आप लोग मेरे साथ हवाई जहाज में चलो। अमेरिका से ये निकलते हैं हवाई जहाज में, पत्रकारों को लेकर चलते हैं। हवाई जहाज से जब नीचे झांकते हैं तेल अवीव की तरफ, तो यहां पर बीचेस पर लिखा हुआ होता है वेलकम ट्रंप। ट्रंप के पहुंचने से पहले ट्रंप के स्वागत में इजराइल के अंदर दीवारें सजी होती हैं। यहां पर ट्रंप का स्वागत थैंक यू ट्रंप बोल करके लिखा हुआ होता है। दीवारों पर लिखा होता है कि आप ही हमारे विनर विनर हैं, आप ही ने ट्रंप हमारे लिए सब कुछ किया है। यरूशलेम पोस्ट की मेन लाइन पर लिखा होता है गॉड ब्लेस द पीस मेकर। ये पूरा खेला असल मायने में इजराइल ने ट्रंप के सम्मान में खेल करके ये पूरी साठगांठ जो थी इन दोनों ने निभाई कि हाँ, हम इस पूरी कहानी का श्रेय ट्रंप को दे देंगे। ट्रंप को जब बड़ा बनाएंगे तो बाकी लोग उनकी छत्र छाया में स्वतः ही चले आएंगे। अगर इजराइल अकेले ये कर रहा होता तो संभव नहीं होता। ट्रंप के नाम पर करने के लिए सारे मुस्लिम वर्ल्ड तैयार, मुस्लिम वर्ल्ड के देश तैयार हो गए, अरब देश तैयार हो गए और इजराइल तैयार हो गया। और धन्यवाद ट्रंप करके ट्रंप को बड़ा प्रूव कर दिया कि आप ट्रंप, आप बड़े हैं, आपने करवा दिया, हम आपकी बात मान रहे हैं। इसमें खेला हो गया। लेकिन खेला यह हो गया कि ट्रंप ने यह करके अपनी इमेज बनाने के लिए जो भी पीआर पर पैसा खर्च करवाया, विज्ञापनों पर इजराइल से पैसा खर्च करवाया, वो तो सब एक पार्ट है। इस बीच में हमास इस पूरी बात को ऑब्जर्व कर रहा था और वो ये जान रहा था कि ट्रंप ये पूरी कहानी प्रेशर क्रिएट करने के लिए कर रहा है। जैसे नहीं होता है कि आप कभी दुकान पर कोई सामान खरीदने जाएं, आपने कोई महंगी चीज खरीद ली, कहीं गलती से आप फैसला ना पलट लें, इसलिए दुकान के कई सारे लोग आपके आसपास आके खड़े हो जाते हैं और आपको इस तरह से देखने लगते हैं, सर मैं आपकी एक फोटो ले लूं क्या, सर आपका फोन नंबर मिल सकता है क्या, सर आपने बहुत अच्छा प्रोडक्ट ले लिया। क्यों? आपको मोटिवेट किया जा रहा होता है कहीं आप पलट ना जाओ। आप पलट गए तो उनका घाटा हो जाएगा। कई बार आपको इस तरह दिखाया जाता है कि सब जैसे आप कुछ देखने गए तो 4-5 लोग आपके आसपास आके खड़े हो जाएंगे। आप पर प्रेशर क्रिएट किया जाता है कि आप अब इस प्रेशर में आकर के बाइंग कर लें, खरीद लें। हमास पर ये सारा काम ट्रंप करवा रहे थे। मुस्लिम वर्ल्ड के देश मिलकर के हमास को प्रेशराइज कर रहे थे कि देखो ट्रंप खुद आ रहे हैं, रिहा कर दो इनके कैप्टिव्स को। उन्होंने कहा है मान लो। मैंने तब भी कहा था हमास ने ट्रंप की शर्तें नहीं मानी हैं। ट्रंप ने केवल माहौल बनाया है, जल्दबाजी की है कि मैंने 20 की 20 शर्तें मनवा ली हैं। नहीं, अभी की आज की इस बात से प्रूव हो गया है कि 48 में से केवल 24 बंधक रिहा हुए। जो होने 48 थे, हुए 24। ये अपने आप में फिर से बता रहा है कि नहीं साहब, खेला हो गया। अब ये जो खेला हुआ है ना, इस खेले को ही हम आगे आपके सामने लेकर चलते हैं। भाई साहब, ट्रंप आते हैं, पूरा माहौल बना हुआ है। इजराइल में आप पहुंचते हैं, तेल अवीव में सुबह 10 बजे आपका आगमन होता है। आप जब पहुंचते हैं तो इजराइल के राष्ट्रपति, याद रखिएगा भाई, इसाक हेरजोग जो हैं, ये यहाँ के राष्ट्रपति हैं। नेतन्याहू प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री शासन चलता है, मतलब वहां पर संसदीय व्यवस्था है। ये यहाँ पर पहुंचते हैं, साथ में नेतन्याहू भी इन्हें रिसीव करने पहुंचते हैं। दोनों लोग रिसीव करते हैं प्रेसिडेंट को लेकर के, इजराइल पहुंचते हैं। एक तरह से यहां पर यह बात सिद्ध हो जाती है कि ये पूरी लड़ाई में दो पार्टी थी, एक हमास था और एक इजराइल था। ट्रंप इजराइल के साथ थे। उनका आगमन इस बात को दर्शाता है।
ट्रंप ने इजराइल के लिए ही सब कुछ किया, ये बात दुनिया को समझ में आ जाती है। ये मुस्लिम देश आने वाले समय में खुद को ठगा हुआ महसूस करेंगे। इनका प्रोसेसर स्लो है। ये बाद में समझेंगे कि ये पूरा खेल ये दोनों लोग मिलकर कर रहे थे। अपन तो बार-बार चिल्ला-चिल्ला कर अपने हर सेशन में ये बात कह रहे हैं। और यही कारण है कि पाकिस्तान में तो अमेरिका का विरोध बहुत तेजी से होना शुरू हो गया है। अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन चल रहे हैं, 12 लोगों की मौत हो चुकी है। वहां पर अमेरिका के खिलाफ ये कि तुम गाजा के मामले में ट्रंप के प्लान में कैसे फंस गए, लेकिन इसके प्रेशर में फंस गए, मतलब प्रेशर बाइंग एक तरह से यहां पर हो गई। अब क्या है, ये लोग जो है ना, कुल मिलाकर के ट्रंप जो है आकर इजराइल ये बात प्रूव कर देते हैं। देखिए, अगर ट्रंप केवल इजिप्ट जाते जहां पर ये दोनों के बीच में समझौता हुआ था, तब तो ये बात सिद्ध होती कि हाँ भाई, ट्रंप ने वहां जाकर जहां दोनों पार्टी के मेंबर्स थे वहां पहुंच करके दुनिया को ये दिखा दिया कि मैं न्यूट्रल हूं। लेकिन ये सबसे पहले इजराइल पहुंचते हैं। इजराइल में इनका भव्य स्वागत होता है और वहां जाकर के फिर ये पहुंच करके इनकी संसद में पहुंचते हैं। इनकी संसद को जैसे अपने यहाँ पार्लियामेंट है ना, ऐसे इनके यहाँ पे नेसेट कहा जाता है। ये यहाँ पर पहुँचते हैं, इनका सम्मान होता है। इनका यहाँ पर वेलकम होता है, सम्मान में भाषण और कसीदे पढ़े जाते हैं। ट्रंप उन हॉस्टेजेस के परिवारजनों से मिलते हैं जिनके बच्चों को हाल ही में रिहा किया गया है। जो जीवित बचकर लौटे हैं, उन लोगों से मुलाकात करते हैं। यहाँ पर नेतन्याहू इन्हें एक गोल्डन डोव भेंट करते हैं। इस तरह से इनका स्वागत होते हुए इन्हें इज़राइल का सबसे बड़ा प्रतिष्ठित पुरस्कार भी दे दिया जाता है। प्रेसिडेंट ट्रंप को इज़राइल का प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से भी सम्मानित कर दिया जाता है। इसी बीच में जब ट्रंप ये सब मतलब करने के लिए आ रहे हैं, अमेरिका से सुबह 10 बजे पहुंच रहे हैं इज़राइल, इधर की तरफ सुबह-सुबह उधर से हॉस्टेजेस की रिहाई शुरू हो चुकी है। ट्रंप को भी हुकुड़-दुकुड़ इस बात की लगी है कि कहीं हमास फिर से ना पलट जाए, पता चले मेरा आने का भी कोई महत्व नहीं रह गया। 2 बातें अब तक हो चुकी हैं। ट्रंप इज़राइल आकर के ये सिद्ध कर देते हैं कि वो इज़राइल के साथ खड़े हैं। दूसरी तरफ हमास से बंधकों को रिहा करवाने के लिए रेड क्रॉस की बसें जाकर के गाजा पहुंचती हैं और वो गाजा बंधकों को लेने के लिए पहुंचती हैं। लेकिन उससे पहले चूंकि हमास की मांग थी कि जो फिलिस्तीन के आतंकवादी गिरफ्तार कर रखे हैं इजराइल ने, लगभग 250, पहले उनको रिहा करो। पहले 1700 बंधक मांगे हैं उन्होंने, 250 को पहले बैच में मांगा कि पहले उनको रिहा करो। तो इन्हीं रेड क्रॉस की बसों में बिठाकर पहले उनके लोगों को सेंट्रल गाजा ले जाया जाता है और बदले में उधर से इनके जो जीवित बचे हुए बंधक थे उन्हें लाया जाता है। बंधकों में फोटो तस्वीर जारी करके दिखाया जाता है हमास के द्वारा कि ये लोग हैं जिन्हें हम छोड़ रहे हैं। अगेन, हमास ने यहां पर एक बात फिर से प्रूव कर दी और वो ये कि दुनिया की तमाम शक्तियां, या फिर कहिए कि इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा था। इजराइल दुनिया की सबसे बेहतरीन तकनीकी लेकर के हमास से लड़ रहा था। उसके बावजूद अंतिम समय तक वो इन बंधकों का पता नहीं लगा पाया। हमास ने ही अल्टीमेटली ये बताया कि ये लोग हैं हमारे पास जिन्हें हम रिहा कर रहे हैं। इसीलिए मैं इस घटना को सबसे बड़े बंधक रिहाई कार्यक्रम के रूप में मानता हूं। मेरा मानना यह है कि जब दुनिया की सारी ताकतें इन आतंकवादियों से इन लोगों को छुड़वाने में जुटी हों, लेकिन वो इस जिद पर कायम थे कि हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे। लेकिन एक बात मैं यहां पर आपको बता दूं, हमास जिसे इजराइल आतंकवादी मानता है, भारत उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करता है। हमास असल मायने में गाजा के अंदर वैसे ही प्रतिनिधित्व चाहता है जैसे अफगानिस्तान के अंदर तालिबान चाहता है। हमास का रोल वही है जैसे इसमें अफगानिस्तान में कभी तालिबान का हुआ करता था। वो गाजा के अंदर अपनी सत्ता चाहता है और ऐसे में उसके साथ बिना पब्लिक सपोर्ट के ये संभव ही नहीं था कि ये 20 की 20 बंधक ऐसे ही रह जाते। ये प्रश्न विचारणीय है। मैं इसे हमास की जीत के रूप में देखता हूं। और वो क्यों देखता हूं? क्योंकि जब दुनिया उसके सामने खड़ी है कि भाई इन्हें रिहा कर दो, वो आखिरी दिन तक भी 48 लोगों को रिहा नहीं करता है। 48 की बात को करके ट्रंप दुनिया से सम्मान पा रहे हैं। मिस्टर पीस प्रेसिडेंट के लिए नोबेल पुरस्कार की मांग हो रही है, लेकिन आखिरी दिन भी वो मात्र 24 को रिहा करता है। इसका मतलब यह है, एक इतना सा लैंड मास जिसको पूरी तरह इजराइल ने छेद दिया, जहां पर 60,000 से ज्यादा लोगों की मौतें हो गई हों, जहां पर सब तरह के दबाव प्रयास करा लिए गए हों, उसके बावजूद भी जिन लोगों को रिहा नहीं कराया गया, इसका मतलब हमास का अभी भी नेटवर्क जिंदा है। हमास अभी भी गाजा के अंदर सक्रिय है। मैं इस बात को बार-बार दोहरा रहा हूं, वो इसलिए क्योंकि इस शांति प्लान का जो सेकंड फेज है, उसमें हमास को गाजा छोड़ना होगा। ट्रंप ने यही डिमांड की है कि हमास को वेपन छोड़ना होगा और हमास को गाजा छोड़ना होगा। क्या आपको इस बात से इतनी भी अनुभूति हो रही है कि वो हमास, जिसने आखिरी समय तक भी इस डील की शर्तों को नहीं माना, जो आखिरी समय तक भी बंधकों को लिए रहा और इजराइल की फोर्सेस बाल तक पता नहीं लगा पाई,
इसका मतलब हमास सरेंडर करने वाला नहीं है। और वो जो सरेंडर करने वाला नहीं है, ये बात शायद इज़राइल भी जानता है। खैर, फिलहाल के लिए बंधकों की रिहाई का कार्यक्रम था। ट्रंप के सम्मान में था, हेलीकॉप्टर सम्मान में खड़े थे। बंधकों को लाते समय हमास का अगर आप नज़ारा देख लें, उससे आपको ये समझ में तो आता है कि इनके इरादे हथियार डालने का तो नहीं है। पूरी दुनिया के कैमरे लगे हैं इस बात को देखने के लिए कि बंधक रिहा हो रहे हैं। ये लोग बिल्कुल फ़िल्मी अंदाज में गन लेकर के और बंधकों को लेकर के केवल पहली बार में 7 बंधक लेकर आए। पूरी दुनिया में ये लाइव कवरेज चल रहा है कि साहब देखिए बंधक आ गए हैं और इस गाड़ी के अंदर बंधकों को लेकर हमास के लोग आए हैं। इज़राइल जो ढूँढ-ढूँढ करके सब जगह हमले कर रहा था, उसके बावजूद ये बंदूकधारी लोग बच कहाँ से गए? ये बड़ा सवाल है। फिर भी रेड क्रॉस की गाड़ियाँ जाती हैं, उन्हें लेकर लौटती हैं। हमास ने प्रॉपर तरीके से इनका हैंडओवर किया और इसके बाद में लोग लेकर के इन्हें निकलते हैं। ये हॉस्टेज के लोगों को लेकर के जाती हुई जो गाड़ियां हैं वो आपको रेड क्रॉस की दिखाई दे रही हैं। बंधक जब पहुंच करके आते हैं तो परिवारजनों के सामने तस्वीरें और फोटो दिखाते हैं। इस बीच में डोनाल्ड ट्रंप हवा से यात्रा करते हुए आ रहे हैं क्योंकि अमेरिका से इजराइल की यात्रा चल रही है। रास्ते में वो हवाई जहाज में ही एयरफोर्स वन में सारी सुविधाएं हैं। एयरफोर्स वन के माध्यम से पूरा इंटरनेट पूरे टाइम कनेक्ट रहता है, हॉटलाइन कनेक्ट रहती है, ट्रंप पूरे टाइम काम करते हुए आते हैं। ऐसे में वो हवाई जहाज के अंदर ही हॉस्टेज रिलीज की खबर देख लेते हैं कि चलो मेरे पहुंचने से पहले ये सब हो गया है, हिस्ट्री बन गई है। इवांका ट्रंप ये कैरोलिना लेविट जो इनकी वो प्रवक्ता हैं, वो इस बात को शेयर करती हैं कि ट्रंप हॉस्टेज सेरेमनी को देख रहे हैं। पूरी तरह से ऑब्जर्वेशन होता है। पहले 7 इजरायली बंधक रिहा होते हैं और बंधकों की रिहाई पर इस तरह से आप देख सकते हैं रेड क्रॉस की गाड़ियां उन्हें लेकर के निकल रही हैं। अगली बार में 13 और बंधक सेम टाइम पर ही रिहा किए जाते हैं सेकंड बैच के अंदर और फिर इजरायली डिफेंस फोर्सेस इस बात को खुद से कहती हैं कि सब की सब जो थे बंधक जीवित उनको एयरलिफ्ट करा करके हॉस्पिटल ले जाया गया है। इजराइल में जब ये गाड़ियां पहुंचती हैं इसके बाद हो रहा इनका स्वागत आप देख सकते हैं। अब एक फिर से बड़ा प्रश्न, हमास के अंदर इतनी हिम्मत कहां से पैदा हुई कि वो इतने सारे लोगों को बंधक बनाकर रखे? क्योंकि हमास ये जानता था कि पूरा इजराइल इन 20 लोगों को भी छुड़ाने के लिए जुट जाएगा। इवन 48 लोगों को छुड़ाने के लिए इजराइल पूरी दुनिया एक कर सकता है। जिस ट्रंप को उन्होंने अपने यहां बुलवा लिया, इतूसा देश जिसकी 1 करोड़ आबादी नहीं है, उस देश ने ट्रंप को अपने यहां इनवाइट कर लिया। इसका मतलब उसके पैसे में और उसकी ताकत में बहुत ताकत है भाई। इस तरह से जो लोग इसका स्वागत कर रहे हैं, ये बंधकों का स्वागत हो रहा है। आप सोचिए कि उधर से हमास इन्हें पकड़कर बैठा था, तो वो ये जानता था कि इनको पकड़ने में ही उसकी बचाव है, इनको पकड़ के रखने में ही, क्योंकि ये जो दृश्य थे वो हमास के आतंकी जानते थे कि इनको पकड़ के रखने में ही उसकी विन है। अगर बंधक कभी उसने छोड़ दिए तो ट्रंप कभी मनाने नहीं आते। अगर वो बिना प्रेशर के इस काम को करता तो कभी ये ग्लोबल स्टेज पर बात निकल कर ही नहीं आती। हमास ने ये जानबूझकर इस माहौल को इतना टाइट रखा। हम और आप कई बार चर्चा में इस बात को लेकर रहे कि हमास ने बंधक क्यों नहीं छोड़े। लेकिन साहब जवाब आज मिलता है कि जब ट्रंप खुद छुड़वाने आ रहे हों, 20-20 देश आज इजिप्ट में जुटे हुए हैं इस बात के लिए कि साहब बंधक रिहा हो रहे हैं। हमास ने इस बात को समझ लिया था कि इजराइल के एक नागरिक की वैल्यू क्या है। बस उसी वैल्यू को आप इन तस्वीरों से देख सकते हैं कि इजरायली नागरिक कितने खुश हैं। वो ट्रंप के सामने एकदम भाई साहब राजा हो गए कि ट्रंप भाई महान हो, आप हमारे बंधक छुड़वा दिए। क्योंकि यहूदियों को लेकर के एक परसेप्शन ये है कि संख्या में बहुत कम है, इसलिए ये कम्युनिटी खुद को बहुत ज्यादा पसंद करती है। इनके ऊपर कोई भी आई हुई आंच को लेकर ये पूरी दुनिया में कोहराम मचा सकते हैं। मोस्ट पावरफुल और रिचेस्ट पीपल कंट्री वर्ल्ड वाइड ये जाने जाते हैं। ऐसे में ये अमेरिका की इकोनॉमी को भी कंट्रोल करते हैं। यही कारण था कि इवांका ट्रंप जिसके पति ने मिलकर के विटकॉफ के साथ इस डील को ब्रेक किया था, करवाया था इस डील को, उनका नेसेट में सम्मान होता है। आप देखिए, ये फोकस होगा कैमरा इवांका ट्रंप के ऊपर, ये इवांका ट्रंप हैं। ये जब नेसेट में इसमें पहुंचती हैं, दर्शक दीर्घा में पहुंचती हैं, तो पूरे खड़े हुए जो बैठे हुए सांसद हैं, वो खड़े होकर इवांका ट्रंप का सम्मान कर रहे हैं कि साहब इवांका गजब कर दिया, आपके पति ने तो हमारा काम करा दिया। फाइनली ट्रंप पहुंचते हैं और ट्रंप के सामने इनके जो अपोजिशन के लीडर हैं यायर लैपिड, वो भी बोलते हैं कि साहब देखिए, अमेरिका दुनिया भर में जो इजराइल के खिलाफ माहौल बनाया गया कि हम जीनोसाइड कर रहे हैं, वो सब फर्जी था, हमारे लोग थे, आज वो रिहा होकर आ गए हैं, ट्रंप का धन्यवाद। फिर ट्रंप के धन्यवाद के लिए तमाम प्रकार के कसीदे कसे जाते हैं। नेतन्याहू ट्रंप को वाह करते हैं और कहते हैं कि साहब आप ही थे जिसने पूरी दुनिया इतिहास में आपको याद रखेगी। फिर ट्रंप खड़े होते हैं, ट्रंप सबको धन्यवाद देते हैं।
लेकिन नेतन्याहू के प्रति अपने प्यार का इजहार करते हुए यहां के राष्ट्रपति से मांग कर देते हैं कि राष्ट्रपति, नेतन्याहू पर लगे हुए जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं उन्हें क्षमा कर दीजिए ना। इससे एक बात और पता चलती है कि ट्रंप और नेतन्याहू के बीच कुछ तो है। कुछ तो है का मतलब ये दोनों उद्योगपति पैसे से कुछ तो सेटिंग पहले से किए हुए हैं। आप सोचिए, एक राष्ट्रपति इज़राइल आता अमेरिकी राष्ट्रपति इज़राइल आते हैं और वो इज़राइल के राष्ट्रपति से कहते हैं कि नेतन्याहू को माफ कर दीजिए ना, इन पर जो भ्रष्टाचार के चार्ज लगे हैं उन्हें क्षमा कर दीजिए। ये बात जब वो बोलते हैं तो नेतन्याहू खड़े होकर के उनको धन्यवाद अर्पित करते हैं। इस बीच में हालांकि ट्रंप के भाषण के दौरान 2 सांसद वो भी खड़े होते हैं, जो फिलिस्तीन की मांग को लेकर के प्रदर्शन कर रहे होते हैं, उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसे में ट्रंप बोलते हैं कि अब तो मैंने 8 युद्ध खत्म करा दिए हैं। ट्रंप का गणित बहुत तेज चल रही है भाई साहब। हवाई जहाज में 7 तक थे, 8वां इन्होंने बोल दिया कि मैंने ये जो अभी लोग रिहा करवाए हैं ना, ये 8वां युद्ध रुकवाने जैसा है। तो इन्होंने 8 युद्ध रुकवाने की बात कह दी। इसके बाद में फिर बात आती है कि ये युद्ध की समाप्ति नहीं, कुछ नए सवेरे का आगाज है, गाजा में नया दिन निकलेगा। और इसके साथ-साथ ये बोलते हैं कि आई विल मीट द मोस्ट पावरफुल रिचेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड। ये इज़राइल के लिए इनके बयान थे। अपने द्वारा बयानों में ये पूरी तरह से ट्रंप मतलब बातों को करना शुरू करते हैं, ये पूरी बातें निकल करके आती हैं और ऐसे में वो कहते हैं नेतन्याहू के लिए कि भाई इन्हें मतलब माफ कर दीजिए, इनके राष्ट्रपति से ये बात बोलते हैं। कुल मिलाकर के एक बड़ी बॉन्डिंग यहाँ पर देखने को मिलती है। खैर, ये सारी चीजें ट्रंप के समर्थन में हो रही होती हैं, ट्रंप के सम्मान में हो रही होती हैं, नेतन्याहू के सम्मान में हो रही होती हैं। ट्रंप पूरी तरह से यहाँ पर लोगों को बढ़िया से मैसेज दे करके कि इज़राइल वाले लोग खुश हो गए कि हाँ, हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। इसके बाद में अब सूचना अधूरी रह गई और वो ये कि साहब बाकी बचे हुए 24 के बारे में क्या? कोई अपडेट नहीं, कोई बात नहीं। इधर फिलिस्तीन के लोग जो गिरफ्तार कर रखे थे इज़राइली जेलों में, वो वापस लौटना शुरू होते हैं। गाज़ा में उन्हें ले जाया जाता है तो उनको रिसीव करने के लिए लोग आते हैं। यूएन निकल कर आता है, वो कहता है कि आगे हम गाज़ा के अंदर शांति का प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी बधाई देते हुए दिखाई देते हैं और इसी बीच में ट्रंप जो हैं वो उड़ करके यहां से निकल लेते हैं इजिप्ट के लिए, क्योंकि इजिप्ट में 20 देश इकट्ठे हो रहे हैं इस प्लान पर हस्ताक्षर करने के लिए, इस बात का गवाह बनने के लिए। आप तस्वीरें देख सकते हैं जिस प्रकार से प्रेसिडेंट ट्रंप इजिप्ट के लिए रवाना होते हैं। ये 20 लोग हैं जो यहां पर मिलेंगे, इसमें सारे के सारे राष्ट्राध्यक्ष हैं। इसके अंदर इजिप्ट के प्रेसिडेंट भी शामिल हैं, तो इसके अंदर तमाम वो लीडर शामिल हैं। यूएस प्रेसिडेंट हैं, जॉर्डन के हैं, कतर के हैं, कुवैत के हैं, बहरीन है, यहां पर फिलिस्तीन है, तुर्की है, इंडोनेशिया, अजरबैजान, पाकिस्तान, इटली, सब यहां पर पहुंच रहे हैं और भारत की तरफ से मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक्सटर्नल अफेयर्स जो है वो यहां पर पहुंचते हैं। ये तमाम लीडर्स ऑलरेडी पहुंच चुके हैं इजिप्ट के अंदर, और इजिप्ट के अंदर आप यहां पर मैक्रोन को देख सकते हैं, यहां पर इंडोनेशिया की तरफ से ये तमाम वो लीडर्स हैं जो फिलहाल इजिप्ट में हैं। और आप और जब ये हम सेशन सुन रहे हैं उस समय पर ट्रंप की प्रेजेंस में ये सब लोग बैठ करके बातचीत कर रहे हैं। गाजा के पुनर्निर्माण को लेकर के ये कुछ ना कुछ शर्तों पर चर्चा करेंगे। भारत की तरफ से भारत के प्रतिनिधित्व करने के लिए यहां पर पहुंच चुके हैं और इजिप्ट में कॉलर ऑफ नाइल के नाम से इजिप्ट के प्रेसिडेंट द्वारा ट्रंप का सम्मान किया जाएगा, जो मोदी जी को ऑलरेडी मिल चुका है। लेकिन इसी बीच में ट्रंप का यहां पहुंचना कई बार चिंता का विषय भी बन रहा है। लोगों को डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि ट्रंप के साथ कोई आतंकी हमला यहां पर हो जाए। खैर, इन तमाम कयासों के बीच में ये इजराइल के द्वारा जो आखिरी संदेश दिया जाता है वो ये कि हम भूले नहीं हैं, द एविल इज स्टिल हेयर। इसका मतलब यह है कि इस पूरे पंप एंड शो में इजरायली भी इस बात को जानते हैं कि हमास खत्म नहीं हुआ है, अभी एविल वहीं है। और 7 अक्टूबर उन्हें याद है। ये लेटेस्ट अपडेट इजराइल की तरफ से है। मतलब ये कि ट्रंप आए, ट्रंप चले गए, कोई बात नहीं, हमास है, ये हमें पता है। इसका मतलब हमास ने भी कहीं 24 लोगों को ना छोड़कर ये खेल तो नहीं खेल दिया कि मुझे पता है कि अगर मैंने सारे लोग रिहा कर दिए तो ये अगले ही दिन बुलडोजर लेकर पूरा गाजा साफ कर देंगे। कहीं वो सिक्योरिटी और इंश्योरेंस में तो लोगों को नहीं रखकर बैठ गए। ये सोचने का विषय है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं? क्या ट्रंप कामयाब हुए? नंबर 1। नंबर 2, क्या हमास जीत गया? या फिर नंबर 3, ट्रंप ने और नेतन्याहू ने मिलकर के ये सारा खेला रचा कि हम अपने जीवित बंधकों को छुड़ा लें, बाकी फिर देखा जाएगा। बाकी आप जो इस विषय पर सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। बाकी दिवाली ऑफर ऑन है। अपनी पाठशाला और बातें बाजार के एप्लीकेशन पर हमारे कोर्सेज एक्सेस करिए, चेक करिए, पूरी 1 साल की वैधता के साथ उनका भरपूर आनंद लीजिए। धन्यवाद।